नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज वाइब पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे रामधारी खंड 2 के डिक्टेशन की, जिसकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन को आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है और उसके बाद ट्रांसलेट अवश्य करना है। ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आउटलाइन भी अच्छी बनेगी। तो लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए और गलतियाँ कमेंट में हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। सभापति जी, शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह है कि वह प्रत्येक मानव को अपनी कर्मेंद्रियों का ऐसा प्रयोग सिखाए जो उसे अपनी शारीरिक और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बना सके। इन कर्मेंद्रियों के उचित प्रयोग के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है, कितना ही सबल व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही स्फूर्तिमय क्यों न हो, वह तब तक कुछ अधिक फलमय कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उस कार्य के संपादन के लिए उसकी कर्मेंद्रियों को आवश्यक प्रशिक्षा न मिली हो अथवा उन्हें उसका अभ्यास न कराया गया हो। शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार में यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने और उनके साथ काम करने के लिए आवश्यक गुणों का उदय हो जाए। इच्छा से अथवा अनिच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ तो रहना ही पड़ता है। संसार के दूर कोई भी अपनी अलग कुटिया नहीं बना सकता और न बना पाता है। एकाकी जीवन कवि की सुंदर कल्पना के अतिरिक्त न तो वास्तविक तथ्य है और न हो सकता है। व्यक्ति चाहे कुछ क्षण के लिए एकाकी रह सके, किंतु सर्वदा वह एकाकी रह ही नहीं सकता। अतः जब सामूहिक जीवन मानव जीवन का अनिवार्य तथ्य है, तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने की कला आ जाए। पिछली शताब्दियों में जब सामूहिक जीवन का क्षेत्र सीमित था और जब आर्थिक क्रियाएं केंद्रित हुई थीं, इन तीनों प्रयोजनों के लिए संगठित प्रयास करने की तथा उनमें प्रतिक्षण संतुलन बनाए रखने की विशेष आवश्यकता न थी। किंतु आज तो सामूहिक जीवन का क्षेत्र भूमंडल व्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का सीमातिरेक संकेंद्रण हो गया है। अतः आज यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण परिचित ही न कराया जाए, वरन उसको कार्य रूप में अपनाने के योग्य भी बना दिया जाए। अतः पिछली कुछ दशाब्दियों में सारे जगत के लोगों को अतीत के से दाय में मिली शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है और विभिन्न देशों में भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते भी रहे हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि पिछले दिनों जगत भर में शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसी क्रांति होती रही है जैसी कि आर्थिक और राजनीतिक जगत में हुई है। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में और विशिष्टतया
इस बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में वैसी कोई व्यापक क्रांति नहीं हुई। इस दिशा में लोगों का ध्यान तो गया है, किंतु कार्य क्षेत्र में उसका अभी कोई उल्लेखनीय फल दिखाई नहीं पड़ता। यह ठीक है कि किसी सीमा तक हमारी शिक्षा संस्थाएं शिक्षा के प्रथम प्रयोजन को पूरा करती हैं। इन संस्थाओं के सदस्यों को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से किसी सीमा तक परिचित अवश्य कराया जाता है, किंतु यह परिचय कराने का जो उद्देश्य है, अर्थात विवेक या विचार बुद्धि को सजग, सक्षम और सामर्थ्यवान बनाना, वह पूरा नहीं हो रहा है। देशवासियों, मैंने अभी अभी राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है और इस महान देश की सेवा में अपने को समर्पण कर देने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है। मैं आपके सामने भारत के गणराज्य के प्रतीक और चिन्ह स्वरूप राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हूँ। हमें अपने प्राचीन इतिहास में देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न युगों में गणराज्यों की स्थापना के उल्लेख मिलते हैं, किंतु उनका प्रभुत्व देश के छोटे छोटे भागों तक ही सीमित था और हमें उनकी राज्य पद्धति का भी पूरा ज्ञान नहीं है। यह पहला ही अवसर है जब यह सारा देश एक छत्र राज्य के अधिपत्य और शासन के नीचे आया है। हमारे संविधान ने इस गणराज्य की व्यापक नींव का आधार इस देश के सब वयस्क स्त्री पुरुषों को बनाया है। भारत के प्रशासन और उसके भाग्य का निर्माण करने के लिए करोड़ से अधिक भारतीयों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। इन प्रतिनिधियों ने मुझे राष्ट्रपति चुना है और यह कार्य करके उन्होंने उस संविधान को कार्यान्वित किया है जिसे हमने इतने परिश्रम से बनाया था। व्यक्तिगत रूप में आपके एक देशवासी के नाते तथा इससे भी कहीं अधिक भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में आप में से अनेक के एक साथी के नाते मैं आपके इस अपूर्व प्रदर्शन के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ, किंतु कृतज्ञता से भी कहीं अधिक मैं इस उच्च पद के गुरुतर उत्तरदायित्व और भार का अनुभव कर रहा हूँ। इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ही हो सकती थी, अतः इस स्वतंत्रता को, जिसे हमने कई पीढ़ियों के संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है, सुरक्षित रखना हम में से प्रत्येक का प्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य है। हमारा अटल उद्देश्य यह है कि हम जनता की स्थिति सुधारें और उसकी उन्नति करें, किंतु देश के सुधार और उन्नति की हमारी सब योजनाएं हमारी स्वतंत्रता स्थिर बने रहने पर ही निर्भर करती हैं। उसी आधारभूत स्वतंत्रता पर ही तो हमारा वैयक्तिक और अंतर्राष्ट्रीय जीवन निर्भर है। अतः आपके समान ही मेरा भी यह कर्तव्य है कि चाहे जो भी त्याग करना पड़े, हम इस स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखें और इसकी रक्षा करें। इस कर्तव्य को पूरा करने में मेरा प्रथम और सर्वोपरि प्रयास यह होगा कि देश के विभिन्न भागों, विभिन्न धर्मों और विचारों के लोगों के प्रति मैं समता और निष्पक्षता बरतूं। दूसरा कर्तव्य जिसमें कि मैं आपका सहभागी हूँ, यह है कि मैं अन्य सब देशों की मैत्री प्राप्त करने का प्रयास करूं और उनसे सहयोग करने के रास्ते निकालूं।
इस देश के सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वे मुझे अपने में से ही एक मानें और मुझे ऐसा अवसर और प्रोत्साहन दें जिससे मैं यथाशक्ति उनकी सेवा कर सकूं। भगवान से मेरी विनती है कि वह मुझे शक्ति और सद्बुद्धि दे ताकि मैं सच्ची सेवा भावना से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकूं। स्टॉप। यह 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन था। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो कृपया हमें बताएं। थैंक यू।